हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एचटेट का पेपर सोल्व करवाना शुरू किया था। पीछे 2 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पोर्शन किया था, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। एचटेट के टीजीटी में हो या फिर पीजीटी में हो, दोनों के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं उस पोर्शन से। ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। वो पेपर था टीजीटी मैथमेटिक्स का ही, दिसंबर 2021 का, लेकिन वीडियो में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि वो पीजीटी मैथमेटिक्स दिसंबर 2021 का है। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सब सही था। तो अब शुरू करते हैं। जो टीजीटी मैथमेटिक्स दिसंबर 2021 का सिलेबस का पेपर था, यानी कि मैथ का जो 60 नंबर का पोर्शन होता है, उस पोर्शन से क्वेश्चन करेंगे आज 1 बाय 1, जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन are in the ratio 3:4। ठीक है, रेडियाई का रेशियो क्या है आपके पास? एक सिलेंडर की रेडियस और एक कोन की रेडियस, दोनों की अगर रेडियस का रेशियो देखें तो किस रेशियो में है? 3:4। यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस है अगर वो 3x है, तो जो कोन की रेडियस है वो क्या होगी? 4x होगी। दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो x से x कैंसिल, यानी कि आपके पास 3:4 का क्या मतलब है कि अगर सिलेंडर की रेडियस को 3 लूँ तो कोन की रेडियस को क्या लेना होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 2:3। 2:3 हाइट्स का रेशियो है 2:3। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, उनके वॉल्यूम्स का क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है 1:2 होगा, सेकंड है आपके पास 9:8 होगा, थर्ड है आपके पास 3:4 होगा, फोर्थ है आपके पास 4:3 होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास πr²h। ठीक है, जहाँ पर r क्या होगी? रेडियस, h क्या होगी? हाइट। ठीक है, और कोन का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, जहाँ पर ये r क्या है? अगर कोन की रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ और इसको कैपिटल H से। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा कोन का? 1/3 πr²h। ठीक है, ये आपका क्या है? कोन का वॉल्यूम है। ये आपका क्या है? सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का ये आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? इनके वॉल्यूम्स का क्या रेशियो होगा, यानी कि अगर इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, 1/3 को अगर ऊपर लेकर जाऊँ तो क्या होगा? 3 × r²। ठीक है ना, r² है इंटू h आपका। अगर 3/4 रेशियो को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसकी रेडियस क्या मान सकता हूँ? 3x मान सकता हूँ, और इसकी क्या मान सकता हूँ? 4x। हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम का भी रेशियो ही निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसकी रेडियस को मैं 3 मान सकता हूँ, और जो नीचे वाला है इसकी रेडियस को 4 मान सकता हूँ। इसकी सिलेंडर की हाइट को 2 मान सकता हूँ, और कोन की हाइट को क्या मान सकता हूँ? 3। ठीक है, तो पुट करो इसके अंदर 3। अगर इसकी रेडियस को 3 मान रहा हूँ तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा ना। 3:4 का रेशियो है। सिलेंडर किसके लिए है? सिलेंडर के लिए क्या था? 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 9 × हाइट क्या है? हाइट क्या है इसकी? 2। सिलेंडर की हाइट 2 है ना, 2। नीचे क्या आएगा? पाई कैंसिल हो चुका है, नीचे 1 रह गया, ये 3 था, ये ऊपर पहुंचा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? r²। r किसका डोनेट कर रहा है? कोन की रेडियस को। कोन की रेडियस का क्या थी? 4। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 × 4 लिख लिया। ठीक है, और हाइट क्या है आपके पास? 3 है। कोन की हाइट क्या है? 3 इंटू आपके पास क्या हो गया? 3। इस 3 से 3 कैंसिल कर दिया, और 2 से यहाँ पर 2 चला गया। ठीक है, ऊपर क्या बच गया? 9, नीचे क्या बच गया? 4 × 2 8।
ठीक है। ऑप्शन में देखो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, रेशियो क्या है 9:8, यही आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एटीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द altitude of an equilateral triangle is, क्या दिया हुआ है √6, देन इट्स एरिया इज, ठीक है। आपको एरिया बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर है 3√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ये चार ऑप्शंस हैं। आपको दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो क्या है √6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं ये कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, और अगर किसी एक कॉर्नर से अपोजिट साइड पर अगर एल्टीट्यूड डालूं तो वो क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्या है √6। ठीक है, अगर ये साइड A है तो तीनों साइड इक्वल हैं तो ये साइड भी A होगी और ये भी A होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये पूरी साइड अगर A है तो ये आपका A/2 है और ये भी आपका क्या है A/2। ठीक है, अब यहाँ से √6 की वैल्यू आपको दी हुई है। अगर ये इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं √6 की वैल्यू निकालूँ, इसकी वैल्यू, तो किसके इक्वल आएगी, ये आपका क्या है हाइपोटेनस, ये आपका क्या है बेस, यानी कि A² माइनस इसका स्क्वायर करूँगा तो A²/4। ठीक है, और इसका अगर रूट कर दूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए, AD के इक्वल, वो क्या दिया हुआ है √6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4A² माइनस A², यानी कि 3A² डिवाइड बाई 4, इसका क्या है रूट, ये किसके इक्वल दिया हुआ है आपको √6 के इक्वल। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट करूँ तो क्या बचेगा √3 डिवाइड बाई 2, 4 का रूट करूँगा तो 2 आएगा और A² का रूट करेंगे तो क्या आएगा A। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया √6 के इक्वल। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या फिर क्या करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको दी हुई है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका अगर एरिया बताना हो तो क्या होता है, अगर A साइड है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, A साइड, तीनों साइड बराबर होती हैं, तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू A²। ये आपका क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, आपको √3 इंटू A/2 इसकी वैल्यू पता है क्या है √6 है। ठीक है, यहाँ से आप सीधा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा 3A² डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया तो। लेकिन एरिया हमें किसका चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें। ठीक है, और एरिया क्या होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू A²। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है 3/4 इंटू A² इक्वल टू 6 है। ठीक है, अगर इसको मैं √3 डिवाइड बाई 4 इंटू A² बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड अगर √3 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बच जाएगा, इधर अगर √3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी √3 से डिवाइड कर दिया, तो √3 से ये कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच जाएगा √3। तो ये साइड क्या बन गई √3A² डिवाइड बाई 4, क्या बन गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया 6 डिवाइड बाई √3। 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, √3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा √3, यानी कि 2√3 आपका पास क्या आ जाएगा आंसर। 2√3 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इस तरह से कह सकते हो, या फिर क्या करना है A की वैल्यू निकालो। यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड अगर इसको भेजूँ तो यहाँ पर क्या है A किसके इक्वल आएगा √6 है उस साइड, इंटू 2/√3 होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, √3 से √3 कैंसिल और ये क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू क्या आएगी 2√2। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस की वैल्यू क्या है कंप्लीट A है ना, A की वैल्यू आपके पास आ गई है 2√2 इंटू आपके पास सेकंड क्या है इंटू हाइट क्या दी हुई है √6 इंटू आप √6 कर दो। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, इधर क्या होगा
√6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 और एक √2 यहाँ से इंटू √2, ये किसके इक्वल आएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालोगे तो भी एरिया क्या आएगा आपके पास 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है तो उसका एरिया सीधा क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली थी, √3/2 इंटू ए की। ठीक है, इसका दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 3a²/4 की। लेकिन हमें क्या चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो दोनों साइड √3 से डिवाइड कर दूंगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300 which leaves always a remainder 3 when divided by 4। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताना है, 10 और 300 के बीच में नंबर ऑफ वो नंबर बताने हैं जिनको अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 3 आए। ठीक है, तो वो सारे नंबर आपको बताने हैं 10 से 300 के बीच में जिनको अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आए, 3 आए। ठीक है, टोटल 1 से 300 तक कितने नंबर हो गए, 300। इनको 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर चाहिए हमें। तो अगर इनको 4 से डिवाइड करूँ 300 को, क्या मिलेगा मुझे, 4 सते 28 और 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20। टोटल आपके पास 75 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर उन नंबर्स में से एक एक कम कर दूं तो वो किस टाइप के नंबर हो जाएंगे, अगर उनको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। ठीक है, अगर आपके पास 4 है, 4 आपका क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर 4 में से एक कम कर दूं क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और अगर 3 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 8 है, 8 4 से डिवाइड होता है, 8 में से अगर एक कम कर दूं तो क्या बचेगा आपके पास, 7, और अगर 7 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, टोटल 300 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 75। ठीक है, और सब में से अगर एक एक कम कर दूं तो वो नंबर्स आ जाएंगे जिनको अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। यानी कि 1 से लेकर 300 तक टोटल 75 नंबर ऐसे हैं जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 10 से 300 तक चाहिए। ठीक है, तो 10 से पहले जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देते हैं उनको हटा दूं तो कितने बच जाएंगे, जो भी नंबर बचेंगे वो सभी क्या होंगे, 10 से 300 के बीच में वो नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है वो सभी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आए। एक तो 3 है। ठीक है, 3 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। दूसरा आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, और थर्ड नंबर अगर देखूँ ऐसा तो क्या होगा, 11। लेकिन 11 क्या है, 10 से बड़ा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे निकले जो 10 से छोटे हों और रिमाइंडर 3 देते हों 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, टोटल 1 से 300 तक कितने नंबर हैं, 75। उनमें से अगर ये 2 नंबर हटा दूँ तो यही बचेंगे ना, 10 से 300 के बीच के वो सभी नंबर जो 3 रिमाइंडर देते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर -2 कर दूं तो टोटल नंबर 73 बच गए जो 10 से 300 के बीच में हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देते हैं, 3 देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 73। ठीक है, ऑप्शन थे इसके अंदर, फर्स्ट था 73, सेकंड था आपके पास 71, थर्ड था आपके पास 68 और फोर्थ था आपके पास 72। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस थे। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था कि 73 नंबर्स ऐसे हैं 10 से 300 के बीच में जिनको अगर 4 से डिवाइड करूं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स ए टारगेट इज 4/5।
द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स ए टारगेट इज 4/5, ठीक है। एंड बी हिट्स द सेम टारगेट इज 3/4, ठीक है। यानी कि बी की कोई टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, अगर वो 4 बार निशाना लगाएगा तो उनमें से 3 बार हिट करेगा, उसे 1 बार मिस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 होने का क्या मतलब है कि अगर वो 5 बार निशाना लगाए तो 4 बार सही निशाना लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ईच ऑफ देम हिट्स वंस, इफ ईच ऑफ देम hits once, the probability that target hit only one of them, once the probability that target hit only बाई आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट बाई ओनली वन ऑफ देम, ठीक है। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ठीक है। और दोनों ने क्या किया है, एक बार कोशिश की है, ठीक है, एक बार कोशिश की है, ठीक है। और उस कोशिश के अंदर एक बार यानी कि ए ने भी एक कोशिश की और बी ने भी एक कोशिश की, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों में से सिर्फ एक ने ही हिट किया हो, उस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। हो सकता है ए ने हिट किया हो, ठीक है, तो ए को ए ने हिट किया तो इसको सक्सेस मान लिया, ठीक है। और बी ने हिट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों में से किसी एक ने हिट किया हो, ठीक है। अगर इसने हिट किया है तो इसने नहीं किया होगा, ठीक है, यानी कि इसकी फेलियर, ठीक है। हो सकता है ए ने हिट ना किया हो और बी ने हिट किया हो, ठीक है। दो केस हो गए ना, एक केस में ए सक्सेसफुल रहा हो और बी क्या हुआ हो, फेल हुआ हो, ठीक है। FCD नोट कर लो, ठीक है। ए सक्सेसफुल रहा, बी आपका फेल रहा हिट करने में, ठीक है। या फिर एक केस ये हो सकता है कि ए फेल हो गया हो और बी सक्सेसफुल हो गया हो, ठीक है। दो ही केस आपके पास होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि दोनों में से कोई एक हिट करे, एक से ज़्यादा हिट ना करे, ठीक है। ये इन दो इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ए सक्सेसफुल रहा है उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 4/5, ठीक है। और इसी केस में अगर ए सक्सेसफुल रहा तो बी को क्या होना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी के सक्सेसफुल रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ठीक है। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ बी किसके इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी, ठीक है। वो किसके इक्वल है 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो जो एफ ऑफ बी है इसे एफ ऑफ ए लिख लो, इसे एस ऑफ ए लिख लिया, इसको एस ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ये एस ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है कि ए हिट करने में सक्सेसफुल रहा है, एस ऑफ बी किसको डिनोट कर रहा है कि बी टारगेट को हिट करने में सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। एफ ऑफ बी किसको डिनोट कर रहा है कि बी फेल हो गया टारगेट हिट करने में, और एफ ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है कि ए फेल हो गया टारगेट को हिट करने में, ठीक है। तो फर्स्ट केस से अगर मैं देखूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी कि ए सक्सेसफुल हुआ, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है 4/5 इंटू मल्टीप्लाई में आपके पास क्या होगा 7 की 7, दोनों इवेंट क्या हुई हैं कंजिक्यूटिवली हुई है, ठीक है। अगर ए सक्सेस हुआ है तो बी को फेल होना पड़ेगा, ये इसके साथ होगा, ठीक है। तो बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो यहाँ से क्या होगा 4/5 मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू 1/4, ठीक है। प्लस में सेकंड इवेंट ये भी तो हो सकती है, आइदर का केस है ना कि इट बाई ओनली वंस में क्या होगा, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा। आइदर के केस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऐड होंगी, ठीक है। और दोनों एक साथ हो रही हैं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसलिए फर्स्ट केस में ये दोनों क्या होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड केस में फर्स्ट केस के साथ प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐड होगी, ठीक है। यानी कि फेलियर ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5, ठीक है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या हो गया 1/5 इंटू बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा आपके पास 3/4, ठीक है। इनको ऐड करना है। नीचे क्या है, यहाँ पर भी 5 × 4 20 है, यहाँ पर भी क्या है 5 × 4 20 है, ठीक है। दोनों में से 1/20 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया 4 प्लस यहाँ क्या बच गया 3, ठीक है।
तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 7/20, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा आंसर, ठीक है। आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई थी 4/5 है हिट करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है 3/4 है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों ने एक एक बार हिट किया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, दोनों में से सिर्फ एक ने ही हिट किया हो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसके लिए दो केस होंगे, या तो ए ने हिट किया हो बी मिस हो गया हो, या फिर ए मिस हो गया हो बी ने हिट किया हो, ठीक है। ये दो केस बनेंगे आपके पास। फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये होगी ए की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंटू मल्टीप्लाई में बी की फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या होगा ए की फेलियर की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 7/20, ठीक है। ऑप्शंस थे आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था 3/5 होगा, सेकंड ऑप्शन था आपके पास 6/7 होगा, थर्ड ऑप्शन था आपके पास 7/8 होगा, और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास 7/20 होगा। तो यही आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मीडियन इज 20 एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ द मीडियन इज 20 एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द न्यू मीडियन विल बी। क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 18 होगी, सेकंड है 22 होगी, थर्ड है 24 होगी, और फोर्थ है आपके पास 20 होगी, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी सेट ऑफ डाटा है उसकी मीडियन दी हुई है वो क्या है 20, और फिर क्या कह रहा है एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। अगर हर एक डाटा को, हर एक जो भी एंट्री है उस डाटा के अंदर सब में अगर 2-2 ऐड कर दूं तो आपके पास मीडियन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, नई मीडियन आपके पास क्या होगी, ठीक है। मीडियन क्या होती है, जो भी आपको डाटा दिया हुआ है उसकी मिडल वैल्यू, बीच की वैल्यू, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके पास मान लो n ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इसकी मीडियन कैसे निकालेंगे, सबको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के, ठीक है। मान लो यही आपका ऑर्डर है कि x1 लेस देन x2 है आपके पास, विच इज़ लेस देन x3 है, विच इज़ अप टू क्या है लेस देन xn, इस तरह से है ये आपका क्या है इस ऑर्डर में लगा हुआ है, ठीक है। और तो इस ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो मिडल टर्म आएगी वही आपकी क्या होती है मीडियन होती है। अब अगर हर एक टर्म में मैं 2 ऐड कर दूं कि x1 + 2 कर दिया, वो क्या होगा लेस देन x2 + 2 होगा, विच इज़ फर्दर लेस देन x3 + 2 होगा, इसी तरह से क्या चलेगा xn + 2, ठीक है। तो यहाँ से मिडल टर्म पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसके अंदर मान लो 9 टर्म थी तो मिडल टर्म अब भी 5th टर्म ही रहेगी, पहले भी 5th टर्म ही थी, ठीक है। अब चेंज क्या आया है कि मिडल टर्म में अब क्या हो गया 2 ऐड हो गया, क्योंकि हर एक टर्म में क्या कर दिया है 2 ऐड कर दिया है ना, तो मिडल टर्म में भी 2 ऐड होगा, ठीक है। और मीडियन क्या होती है, अगर डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसके बाद जो भी आपके पास मिडल टर्म होगी वही आपकी क्या होती है मीडियन, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होती, मान लो कि ये n क्या होता 10 होता, ठीक है, तो फिर मीडियन आपके पास क्या आती, जो 5th टर्म है और 6th टर्म है उन दोनों का मीन होता, यानी कि 5th टर्म + 6th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो भी अगर आप हर एक टर्म में 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5th टर्म मान लो 1 से 10 तक नंबर ही थे, ठीक है, इनकी मीडियन आपको निकालनी है। मीडियन आपके पास क्या होगी 1 से 10 तक के नंबर्स की 5 + 6, क्योंकि 5th टर्म और 6th टर्म 2 मिडल टर्म आएंगे इसके अंदर, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मीडियन इसके अंदर क्या आएगी 5.5, ठीक है। अब अगर हर एक टर्म में 2 ऐड कर दूं फिर उसकी मीडियन निकालूं तो क्या आएगा, हर एक टर्म में 2 ऐड करूंगा तो 5th टर्म और 6th टर्म क्या बनेंगी, फिर टोटल 10 टर्म है, 5th टर्म और 6th टर्म क्या बनेंगे, इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा 7, और 6 में 2 ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा 8, ठीक है। 7 + 8 डिवाइड बाई 2, अब नई मीडियन क्या आएगी आपके पास ये आएगी। इनको दोनों को ऐड करूं तो 8 और 7 15, 15 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 7.5, ठीक है। और पुरानी मीडियन क्या थी आपके पास 5.5, अगर इसी मीडियन के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं क्या आ जाएगा नई मीडियन आ जाएगी ना, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ द मीडियन इज 20 एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 2 देन द न्यू मीडियन विल बी। तो नई मीडियन क्या होगी, मीडियन में भी 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पुरानी अगर 20 थी तो नई आपके पास क्या आ जाएगी 22, ठीक है।
नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 30। सिक्स्थ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास 2:1 होगा, सेकंड है आपके पास 4:3 होगा, थर्ड है आपके पास 5:1 होगा, फोर्थ है आपके पास 15:7 होगा। ठीक है, अब ये थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है कि 12 और 30 जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में 30 किसके साथ होगा। ठीक है, जिस तरह से 12 30 से रिलेटेड है उसी तरह से 30 किसके साथ रिलेटेड होगा, यानी कि इस नंबर का रेशियो किसके साथ लेना है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25। मीन प्रोपोर्शनल किन्हीं भी दो नंबर्स का क्या होगा? अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है तो वो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल अगर मैं 9 और 25 का निकालूं तो वो क्या होने वाला है आपके पास? 9 इंटू 25 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। अगर 3 का स्क्वायर अंदर है और बाहर लेकर आऊँ उसे तो क्या बनेगा? बाहर 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। ये क्या है? 5 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट से 5। तो ये क्या होगा? 5 इंटू 3 15। ठीक है, ये तो एक नंबर आ गया आपके पास 15, जो क्या है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25। दूसरा आपके पास क्या है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 वो निकालना है आपको। वो क्या है आपके पास? x। ठीक है, तो x की वैल्यू को अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो जो भी रेशियो आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 डिवाइड बाई 30 किसके इक्वल रखना है? 30 डिवाइड बाई x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x को इस साइड ले गया, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या है? 30, इस 30 को भी इधर ले गए और 12 को नीचे ले आए। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू ये आ गई। डिवाइड बाई आपको क्या करना है? 15 करना है ना, मीन प्रोपोर्शनल। इसको x डिवाइड बाई 15 करूँ तो इंटू 15 यहाँ पर हो गया। 15 से कैंसिल करूँगा तो 2 पे आएगा, 2 से यहाँ कैंसिल करूँगा तो 6 पे जाएगा, 6 से इसे कैंसिल करूँगा तो क्या पे जाएगा? 5 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि x हाँ x की वैल्यू और ये तो हाँ ठीक है, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? यहाँ इस साइड क्या बच गया? 5 और यहाँ पर क्या है? 15। इसको उस साइड लेकर चला जाऊँ क्या होगा? लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए था? x और 15 का रेशियो ही चाहिए था। तो x बाई 15 किसके इक्वल आ गया है? 5 के इक्वल। और 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5/1 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो रेशियो आपके पास क्या आएगा? 5:1। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन था वही आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या किया आपने? यहाँ से वैसे x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, अगर 15 से डिवाइड नहीं करते तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, फिर उसको 15 से डिवाइड करो। आपको x की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? 12 जिस तरह से 30 से रिलेटेड है उसी तरह से 30 किससे रिलेटेड होगा, यानी कि 12 डिवाइड बाई 30 किसके को रखना है? 30 डिवाइड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? अगर 15 को हटाऊँ तो क्या आएगी? 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 12। हमें क्या चाहिए था? x डिवाइड बाई 15 की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि किसका रेशियो चाहिए? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 30 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। ठीक है, जो कि क्या है? 15। ठीक है, तो x की वैल्यू को अगर 15 से और डिवाइड कर दूं तो आपको सीधा आपका आंसर मिल जाएगा जो आपको रेशियो चाहिए था वो। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड अगर 15 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, तो रेशियो आपके पास क्या आ गया? 5:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो डायरेक्ट ही है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisects one another, bisects one another at right angle। ठीक है, then the quadrilateral is, then the quadrilateral
इज क्या होगी, ट्रेपिजम होगी, रंबस होगी, पैरेललोग्राम होगी, या फिर रेक्टेंगल होगी। ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके पास। तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल, तो वो क्या होती है, एक तो रंबस के करते हैं, रंबस के जो डायगनल होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और एक स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर के और रंबस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर में और रंबस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। रंबस क्या है, सभी साइड इक्वल होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, ये है। और डायगोनल जो हैं वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, इसमें भी सभी साइड इक्वल होंगी, डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे इसके अंदर भी, लेकिन क्या होगा, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होंगी। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स हैं दोनों के दोनों, उनकी लेंथ सेम होगी, लेकिन जो रंबस है उसके अंदर डायगोनल्स की लेंथ आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये लेंथ अलग क्यों है, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते रंबस के। ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर है उसके जो ये एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो साइड्स हैं वो आपस में कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी साइड्स भी, और जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी। ठीक है, रंबस के सिर्फ डायगोनल्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, जो आपकी साइड्स हैं वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें या ना करें वो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर रंबस की साइड्स भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर देंगी तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में स्क्वायर कहीं भी है नहीं, तो आपसे सिर्फ क्या कहा गया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपके पास रंबस होगा। रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों इक्वल होते हैं स्क्वायर की तरह। ठीक है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, स्क्वायर में इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, तो ये आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर रंबस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेट 4536। ठीक है, यानी कि 4536 रुपये इज डिवाइडेड अमंग 4 मैन 5 वीमेन एंड 2 बॉयज़ ठीक है, the ratio of the shares of a man a woman and a boy। ठीक है, इज क्या दिया हुआ है, 7:4:3। द शेयर ऑफ ए वोमेन इज, आपको क्या बताना है, देन द शेयर ऑफ ए वीमेन इज। ठीक है, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। ठीक है, एक एक को जितने रुपये मिले हैं उनका रेशियो आपके पास क्या है, 7:4:3। ठीक है, लेकिन हमारे पास आदमी कितने हैं, 4 हैं, औरत कितनी है, वो आदमी हैं 7, हाँ आदमी 4 हैं, औरत 5 हैं, और लड़के आपके पास क्या हैं, 2। ठीक है, और एक एक का जो मनी का रेशियो है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो इन सब का अगर रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा, क्योंकि जो पूरी मनी है वो तो इन सब में डिवाइड हुई है ना। ठीक है, तो सबका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टोटल मेंस को कितनी मनी ट्रांसफ़र हुई है, वुमेंस को कितनी ट्रांसफ़र हुई है, और बॉयज़ को कितनी ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, इसको अगर बी से डिनोट करो तो आपके पास एक मैन को मान लो 7 यूनिट ट्रांसफ़र हुई है, तो 4 को कितनी होगी, 28 रेशियो। एक वुमेन को कितनी हुई है, 4 यूनिट, तो टोटल कितनी है, 5, तो ये कितनी होगी, 20।
ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई, और 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। ठीक है, रेशियो है, इसमें से कुछ कॉमन निकलता हो तो निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकलता है, यहाँ पर क्या आएगा 14, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आएगा 3। ठीक है, तो इस रेशियो के अंदर आपका क्या है, कंप्लीट मनी को डिवाइड किया गया है। आपको किसकी बतानी है अमाउंट, एक औरत को कितना आपको अमाउंट मिला है वो बताना है। ठीक है, तो औरत वाला पोर्शन कौन सा है, ये 10 वाला, यही है ना। ठीक है, या ये रख लो, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रख लो, चलो 10 वाला ये पोर्शन है। ठीक है, ये किसको मिला है, 5 औरतों को मिला है। ठीक है, आपको किसका बताना है, एक को कितना मिला है वो बताना है। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट मिलेगा इसको, 10 डिवाइड बाई टोटल सम कितना है 14 + 10 + 3। ठीक है, ये क्या होगा 14 + 10 करूँगा तो 24 + 3 करूँगा तो 27। ठीक है, यानी कि टोटल 27 पार्ट्स हैं, उसमें से 10 पार्ट किसको मिले हैं, औरतों को। ठीक है, 10 पार्ट किसको मिले हैं, औरतों को, लेकिन हमें किसका बताना है, एक औरत को, एक औरत का, और कितनी औरतें हैं 5। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, ये जो मनी है इसको डिवाइड किया है ना, तो मनी को क्या कर दिया ऊपर से मल्टीप्लाई 4536। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ से अगर 5 से 1 कैंसिल करूँ तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ से 27 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 27 से 1 पे जाएगी, और ये 15 और 3 18 बचेगा, 18 बचा तो 183, अगर 2 7 पे चलाऊँ तो 49 नहीं, 2 6 पे चलेगी। ठीक है, 6 पे चलाऊँ तो 7 6 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 162, 1 और 8 में से 2 21, वहाँ क्या आएगा 16। अब कहाँ पर चलेगी 2 8 8 दूनी 16, 8 से 56। ठीक है, अब कहाँ पर जाएगी 8 पे, तो ये पूरा कट जाएगा 216, नीचे आएगा 0। ठीक है, तो यानी कि जो 4536 है, इसको अगर 27 से डिवाइड करूँ तो आपके पास क्या आएगा 168, यानी कि इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब 168 तो ये है और 2 ये है। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा 168, इन दोनों की मल्टीप्लाई 168 × 2, आपके पास क्या आएगा 168 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, और 2 1 2 और 1 3। ठीक है, 336 ऑप्शंस थे आपके पास। फर्स्ट था 324, सेकंड था आपके पास 168, थर्ड था आपके पास 224, और फोर्थ था आपके पास 336। ठीक है, तो हमारा क्या है 336, यही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, 168 भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आते ही 168, आंख बंद करके 168 ऑप्शन लगाना नहीं है, क्योंकि ये साथ में 2 भी था, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 336 आएगा। ठीक है, तो यही आपको निकालना था, यानी कि टोटल इतनी मनी है, उसको 4 मैन 5 वुमेन और 2 बॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहाँ पर मेंस का प्रोपोर्शन कितना है, एक मैन को 7 पार्ट मिले हैं और वुमेन को 4 पार्ट और बॉय को 3 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, पहले तो सभी आदमियों का कितना पार्ट होगा। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 आ गया। सभी औरतों का कितना पार्ट होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया, लड़कों का कितना प्रोपोर्शन होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6। ठीक है, यानी कि टोटल मनी को इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर 28 पार्ट आपके मैन के पास हैं, 20 पार्ट आपके वुमेन के पास हैं और 6 पार्ट किसके पास हैं, बॉयज़ के पास हैं। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल के, रेशियो है। ठीक है, रेशियो करके छोटा कर दिया मैंने, 14 10 और 3 आ गया। टोटल आपके पास कितनी हो गए 27 पार्ट, जिसके अंदर 10 पार्ट किसके पास है, वुमेन के पास। हमें क्या चाहिए, एक वुमेन के पास कितना पार्ट है, कितने रुपए हैं। ठीक है, एक के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल 5 हैं, 5 के पास 10 हैं, तो एक के पास कितना होगा 2। ठीक है, यही क्या है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 ही आया ना। ठीक है, 2 पार्ट एक के पास हैं, टोटल 27 पार्ट हैं, और किसके हैं ये पार्ट 4536 के है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। 9th क्वेश्चन है, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट इट इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस क्या हैं? प्राइम नंबर होने के 25 केस। ठीक है, 25 नंबर ऐसे आना 1 से 100 के बीच में जो क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो फेवरेबल केस आपके पास क्या हो गए 25। टोटल केस क्या है? 1 से 100 तक नंबर कितने हो गए 100। 25 को अगर 100 से डिवाइड करूँ तो आपके पास क्या आएगा 1/4। यही आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ वी चूज ए नंबर फ्रॉम 1 to 100 इट विल बी ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से 100 तक के नंबर्स के बीच में 1/4। ठीक है, तो ऑप्शंस थे आपके पास यहाँ पर 1/5, 3/5, 1/4, 1/5, 3/5, 1/4 एंड 6/25। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। आपका थर्ड ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 24 balls ऑफ विच X आर रेड। ठीक है, ए बैग कंटेन 10th क्वेश्चन है ए बैग कंटेन टोटल बाल्स कितनी हैं? 24 बाल्स। ठीक है, ऑफ विच जिसमें से ऑफ विच X balls आर रेड, X balls are red, 2X are white, 2X are white and 3X are blue and 3X are blue। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक बॉल सेलेक्ट की है, ए बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ए रेड बॉल इज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ए रेड बॉल इज। ठीक है, आपके पास टोटल 24 बॉल्स हैं, उसमें से X बॉल रेड हैं, 2X बॉल वाइट हैं और 3X बॉल आपके पास क्या हैं? ब्लू हैं। उन सभी में से एक बॉल रैंडमली उठाई है। आपको बताना है कि वो बॉल रेड बॉल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप X की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, उससे फिर आपको सभी बॉल्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, वो क्या होगा X + 2X + 3X किसके इक्वल है? 24, क्योंकि टोटल बॉल 24 हैं जिनमें से X रेड हैं, 2X वाइट हैं और 3X आपके पास क्या है? ब्लू हैं। सबको ऐड करूँगा तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6X किसके इक्वल है? 24 के इक्वल। X किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। ठीक है, तो X 4 है, यानी कि रेड बॉल आपके पास कितनी है? 4 हैं। और आपके पास वाइट बॉल कितनी है? 8 हैं। ये आपके पास रेड हैं, वाइट हैं। ब्लू आपके पास कितनी है? 3 था ना, ये आपके पास 12 है। ठीक है, आपको बताना है कि 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट ए रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल नहीं है तो इन दोनों में से कोई सी होगी। ठीक है, इनके टोटल केस कितने हैं? 12 + 8 20, यानी कि फेवरेबल केस कितने हो गए? 20। टोटल केस आपके पास कितने हैं? 24। इसको अगर डिवाइड करूँ तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि 5/6 आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, या फिर आपको X की वैल्यू निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल बॉल्स आपको पता है कि X, 2X और 3X 3 तरह की ही बॉल्स हैं। X टाइप की रेड हैं, 2X टाइप की वाइट हैं और 3X टाइप की आपके पास क्या हैं? ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, और रेड बॉल कब नहीं होगी? जब वाइट हो या फिर ब्लू हो। ठीक है, टोटल केस इनके कितने हैं? 2X + 3X कितने हो गए? 5X, यानी कि 5X आपके पास क्या हो गए? फेवरेबल केस सच दैट द बॉल ड्राउन इज नॉट ए रेड बॉल। ठीक है, टोटल केस कितने हैं? 3X + 2X + X। ठीक है, टोटल 3 तरह की ही बॉल्स हैं और सबको अगर ऐड करूँगा तो क्या आएगा आपके पास? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6X आपके पास क्या है? टोटल केस हैं। फेवरेबल केस आपके पास क्या है? 5X। X से आपका X कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? 5/6। आपको ये वैल्यू निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि X की वैल्यू क्या आएगी। ये 24 अगर आपको नहीं भी दिया होता तो भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। ठीक है, या फिर दूसरा एक तरीका भी है कि
रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। रेड बॉल, जितनी भी रेड बॉल हैं उनको अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड करूँ तो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो क्या है, एक्स रेड बॉल है, टोटल 6 एक्स बॉल्स हैं, ठीक है। एक्स को एक्स से कैंसिल करूंगा तो 1/6 किसकी प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। हमें किसकी निकालनी है, नॉट ए रेड बॉल आने की, ठीक है। यानी कि कोई भी रेड बॉल ना आए अगर हम एक ड्रा करें तो, ठीक है। तो वो क्या होगी, अगर ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो फेलियर की क्या होगी, 1 माइनस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस 1/6 करूँ तो वो भी क्या आएगा आपके पास 5/6। यानी कि तरीका कोई भी अपनाएं, प्रोबेबिलिटी आपकी यही रहने वाली है। ऑप्शन थे आपके पास इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन था 1/6 होगी, सेकेंड ऑप्शन था आपके पास 5/6 होगी, थर्ड ऑप्शन था आपके पास 1/3 होगी और फोर्थ था 2/3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी 5/6। तरीका कोई भी अपनाएं, जो भी आपको आसान लगे उसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या होंगे, 6, 3 एंड -1, 7 दिए हुए, 6, 3 एंड -1, 7, ठीक है। यानी कि एक ट्राइंगल है, उसके 2 कॉर्नर्स के आपको क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। एंड इट्स सेंट्रियोइड, और इसके सेंट्रियोइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं, एंड इट्स सेंट्रियोइड आर क्या है, सेंट्रियोइड के 1, 5, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज, आपको बताना है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज, ठीक है। यानी कि मान लो ये आपके पास ट्रायंगल दी हुई है ABC, आपको A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6, 3, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1, 7, और जो इनका सेंट्रियोइड है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो क्या है आपके पास -1, 7, ठीक है। और आपको C के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। ये मान लीजिए XY है, ठीक है। आपको XY की वैल्यू बतानी। तो जो सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से अगर डिवाइड कर दूं तो वो आपके पास क्या आते हैं, सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तीनों को ऐड करने का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दो तीनों का, 3 से डिवाइड कर दो, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे तो उसके इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि 6 प्लस में -1 और प्लस में आपके पास क्या है x, डिवाइड बाई 3 करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है -1, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 + 7, 3 + 7 और प्लस का y डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू भी निकल सकती है और y की भी निकल सकती है, वही हमें चाहिए, ठीक है। इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 6 - 1 क्या आ गया 5, 5 + x किसके इक्वल आ गया 3 की इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -3, 5 को उस साइड लेकर जाऊँ तो क्या आएगा -5 हो जाएगा, -5 और -3, x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इंप्लाइज दैट x किसके इक्वल आ गया 5 और 3 8, -8, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 7 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 21, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया 21, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 + 3 10, ठीक है। यानी कि 10 + y किसके इक्वल है 21 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज दैट y = 21 - 10 करूँगा तो क्या आएगा 11, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 11, x की वैल्यू क्या आएगी -8। तो ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट वर्टेक्स था ट्रायंगल का, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -8 एंड 11, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा आंसर। ऑप्शंस थे इसके अंदर, क्या हो गया ये, ओह सॉरी, यहाँ पर ये -1, 7 नहीं दिया हुआ था, 1, 5 थे हमारे पास, ये था ना। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे, एक के 6, 3, दूसरे के थे -1, 7, और जो सेंट्रियोइड था उसके कोऑर्डिनेट 1, 5 थे, ना कि -1, 7। तो अगर 1, 5 लूँ तो यहाँ पर -1, 7 की जगह अगर 1, 5 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इधर 3 आएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या आएगा 5 + x = 3, 5 को उस साइड लेकर जाऊँगा तो क्या आएगा -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल होना था 5 के इक्वल, 5 की उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 15, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या आ गया 7 + 3 10 + y किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल। तो y की वैल्यू क्या आएगी 15 - 10 करूँगा तो क्या आएगा 5, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -8 11 की बजाय -2 और 5, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है 2 5 है, सेकंड है आपके पास 2 - 5 है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास -2 5 -2 5 और फोर्थ है आपके पास -2 -5। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। आंसर क्या है -2 5। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, वो -1 7 वर्टेक्स भी लिख दिया और सेंट्रोइड के भी पॉइंट लिख दिए, तो उसकी वजह से गड़बड़ होगी। आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे 1 5। ठीक है, बाकी तरीका यही था। क्या करना है, अगर 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और सेंट्रोइड के दिए हुए हैं तो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किस तरह निकलेंगे, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वही आएंगे। ठीक है, यानी कि इसको अगर x y मानूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तीनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट जोड़ दिए और 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तीनों के सेकंड कोऑर्डिनेट को जोड़ूंगा तो 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा इसका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ए completes 3/5 of a work in 3 days। ठीक है, क्या है हमारे पास 12th क्वेश्चन, इफ़ ए completes 3/5 of a work in 3 days। ठीक है, किसी काम का 3/5वां हिस्सा ए कितने दिन में करता है 3 दिन में, और बी क्या करता है 1/5वां हिस्सा 4 दिन में कंप्लीट करता है। एंड बी कंप्लीट्स 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। ठीक है, ये 4 दिन में कंप्लीट करता है इसको। ठीक है, इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, इफ़ both work together, then in how many days they will complete the half of the work। ठीक है, क्या कर रहा है ए, क्या कर रहा है 3 दिन के अंदर पूरे काम का 1/5 कर रहा है। ठीक है, और बी क्या कर रहा है पूरे काम का 1/5 कितने टाइम में कर रहा है 4 दिन के अंदर। ठीक है, 4 दिन के अंदर। ठीक है, तो टोटल काम अगर मैं 20 यूनिट काम मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1/5 है, 20 5 से डिवाइड हो जाएगा, आसानी से हमें पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन हुआ है। ठीक है, टोटल काम मैंने मान लिया कि 20 यूनिट है। ठीक है, तो 3/5 अगर करूँ 20 का तो क्या आएगा आपके पास 20 का 3/5। ठीक है, यानी कि 5 का 20 कितना हो गया 12 यूनिट। ठीक है, टोटल 20 यूनिट है तो 12 यूनिट। 3/5 का मतलब क्या है, अगर टोटल काम 20 यूनिट था तो 12 यूनिट ए ने कितने दिन में की 3 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 से डिवाइड कर दो 4 यूनिट। ठीक है ना, एक दिन में कितना काम किया 4 यूनिट। ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने भी 1/5 काम किया है। ठीक है, बी ने क्या किया 1/5 काम किया है, कितने टाइम में किया है 4 दिन के अंदर किया है। ठीक है, 1/5 यानी कि 20 का अगर 1/5 निकालूँ 20 × 1/5 5 का 20। ठीक है, 4 आ गया, यानी कि 4 यूनिट काम किया है इसने। ठीक है, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट कितने दिन में किया है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 4/4 यानी कि 1 यूनिट। ठीक है, बी का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट और ए का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना है हमारे पास 20 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना है 20 यूनिट। ए का एक दिन का काम है 4 यूनिट और बी का एक दिन का काम है 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर क्या पूछा गया है कि दोनों अगर साथ में काम करें तो आधा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, आधा काम क्या है 20 यूनिट अगर पूरा काम है तो आधा काम क्या होगा 20/2 यानी कि 10 यूनिट।
ठीक है, 10 यूनिट काम करना है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एक दिन में ए कितना काम कर लेता है 4 यूनिट और बी कितना कर लेता है 1 यूनिट। दोनों को अगर ऐड करूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट, ठीक है। और तो 10 यूनिट कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 5 से अगर डिवाइड कर दूं क्या आएगा 2, यानी कि 2 दिन में कर देंगे, ठीक है। दोनों अगर मिलकर काम करें तो आधा काम कितने दिन में कर देंगे 2 दिन में, यही आपको बताना था। ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि 2 सही 1/2 दिन, ठीक है, 2.5 दिन में करेंगे। सेकंड है आपके पास 2 दिन में कर देंगे, ठीक है। थर्ड है आपके पास कि 3C 3.5 दिन में करेंगे। और फोर्थ है आपके पास कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, ठीक है। ये था आपके पास। तो आपको क्या दिया हुआ था कि ए किसी काम का 3/5 पार्ट कितने दिन में करता है 3 दिन में करता है, ठीक है। यानी कि एक दिन में क्या कर देता है ये 1/5 पार्ट कर देता है, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 5 दिन में कर देगा। ये एक दिन में 1/5 कर देता है तो टोटल काम ये 5 दिन में करता है, ठीक है। ये 4 दिन में 1/5 करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया, टोटल काम कितना यूनिट लिया 20 यूनिट, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है 20 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर रहा है। 1/5 काम अगर 4 दिन में करेगा तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब क्या है, अगर 1/5 4 दिन में कर रहा है तो इसको 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो उसको भी 5 से कर दूं तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 20, ठीक है। तो यानी कि ये कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में, वो कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, ठीक है। तो 20 और 5 का अगर एलसीएम लूँ क्या आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लो ये 6 दिन में कंप्लीट कर रहा होता तो 20 का और 6 का मुझे एलसीएम लेना पड़ता, टोटल काम उतने यूनिट मानता मैं, ठीक है। फिर क्या आता 60 आता है इनका एलसीएम, तो फिर मैं काम कितना मानता 60 यूनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 5 का और अगर 20 का एलसीएम लूँ तो 20 आएगा, तो 5 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या ले लिया, टोटल काम को कितना लिया 20 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट अगर टोटल काम है तो 3/5 काम कितना होगा 12 यूनिट। 12 यूनिट कितने दिन में किया है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही ये 4 दिन में कितना काम कर रहा है 1/5 कितना है 4 यूनिट के इक्वल, ठीक है। टोटल 20 यूनिट है तो 1/5 कितना होगा 4 यूनिट, ठीक है। 4 यूनिट कितने दिन में किया है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 1 यूनिट। दोनों अगर साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना कर देंगे 5 यूनिट। आपको कितना काम करना है, आधा काम बताना है कितने दिन में करेगा। आधा क्या होगा, टोटल 20 है तो आधा कितना होगा 10 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में 5 यूनिट कर देते हैं तो 2 दिन में 10 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 2 यूनिट, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, अगर 12 क्वेश्चन एक दिन में करें तो 5 दिन में हम पूरा ये पेपर कर लेंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स दिसंबर 2021 का, जो हमने पहले 2 वीडियो डाली हैं जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का था, उसके अंदर भी वो लिखा शायद वहाँ पर बोर्ड पे पीजीटी मैथमेटिक्स लिखा होगा दिसंबर 2021, लेकिन वो इसी पेपर के थे, टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का जो एचटेट का पेपर हुआ था उसके, ठीक है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पीजीटी वाला भी करेंगे, पहले टीजीटी वाला कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।